सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं कि रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो लिख देते हैं डायरेक्ट सबसे पहले कि रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होता है, सबसे पहले तो आपको एक जो फॉर्मूला है कि वो मालूम होना चाहिए कि समय जो होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये होता है। दूसरा नंबर आपको ये मालूम रहना चाहिए कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई वैल्यू लिखते हैं 5/7 और यहाँ लिखते हैं 5/7 से कुछ बढ़ा देते हैं हम, जैसे कर देते हैं मान लेते हैं 11, इस दोनों में कौन बड़ा है? तो 5/7 बड़ा है। अगर ऊपर का टर्म बराबर रहे और नीचे जितना ही छोटा रहेगा ना, उसी को हम मानते हैं कि वह बड़ा है। आपने पहले का भी ये ट्रिक पढ़ा होगा, 11 में 5 से गुणा कर दिए तो 55, 7 में 5 से गुणा कर दिए तो 35, इधर 55 आया इधर 35 आया, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो अगर ये आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ जो कह रहा है कि 5 किलोमीटर अधिक होता है चाल, अगर 5 किलोमीटर अधिक होता है, जैसे हम अगर क्वेश्चन से अब सेट करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो समय का अंतर है, समय का अंतर है वह 1 घंटा कम हो जाता है। कब? जब हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते तब। जो पहले का जो समय था और जो बाद में जो स्पीड बढ़ाने के बाद जो समय हुआ, उस दोनों का अंतर 1 हो जाता है। लिख देंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले का समय क्या आता है? दूरी बटा चाल, दूरी है 360 बटा चाल x और माइनस फिर 360 और चाल को बढ़ा रहा है 5x + 5 इक्वल टू 1 घंटा कम समय लगता है, यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं। अब जो है यहाँ पर वैल्यू देखिए दोनों में कौन बड़ा है, तो जो नीचे x है जितना ही कम रहता है वही वाला बड़ा होता है। यहाँ पे तो +5 है, ये बड़ा है, ये छोटा होगा इससे, इसलिए बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। अब 360 को हम कॉमन निकाल दें तो यहाँ जो बचेगा सबसे पहले 1/x और यहाँ पे हो जाएगा 1/x + 5 इक्वल टू 0। 360 और इसका एलसीएम निकालने आसानी रहेगा, इसलिए हम 360 को कॉमन निकाल दिए। तो यहाँ हो जाएगा x + 5, ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आएगा x आएगा, इक्वल टू 0। अब ये -x और +x कट जाएगा, 360 से गुना हुआ किस में? 5 में, तो ये हो जाएगा, अच्छा एक लाइन बढ़ा देते हैं और बटा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x², 5x इक्वल टू 0, सॉरी 1, यहाँ 1 रहेगा। अब इसको हम ये मल्टीप्लाई कर दिए तो 1800 और ये हो जाएगा x² + 5x, तो x² + 5x और ये 1800 को लेके आए तो माइनस में 1800 हो गया। अब कोई ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ जाए और ऐड चाहे सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, तो देखिए हमको तो भाई प्रैक्टिस से तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि 45 और 40 हो जाएगा। लेकिन आपको कैसे मालूम चलेगा? तो फैक्टर आप, अगर आपको भी नहीं पता चल रहा है तो आप 1800 का जब फैक्टर तोड़िएगा तो आपको 2 पार्ट में जब उसको डिवाइड कीजिएगा तो मालूम चल जाएगा कि x² और यहाँ पे रखेंगे, पहले बड़ा वाला लिखते हैं और फिर छोटा वाला लिखते हैं और फिर -1800। x कॉमन निकाल दें तो x + 45 और 40 कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे x + 45, ये हो जाएगा। एक बार ब्रैकेट में जो है x + 45 दोनों को लिख दिया, जो बाहर था उसको लिख दिया। अब जो है कि इससे हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको इरेज कर देते हैं, लेकिन इरेज करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके और टोटल नोट कर लीजिएगा, और अगर नींद भी आता है तो पॉज करके आप सो सकते हैं। कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते नींद आ ही जाता है, आदमी थक जाता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको और हमको पढ़ाना ही पड़ेगा। मेहनत अभी आपका अभी का जो मेहनत होगा वही आपके आगे के फ्यूचर को बताएगा। देखते हैं x + 45 को जब हम रखते हैं बराबर 0 के, जब x + 45 बराबर 0 तो x बराबर -45 और फिर लिख रहे हैं जब x - 40 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 40। ये अमान्य है,
तो सब सिर्फ प्लस वाला को लेंगे, तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज है, और उस हौज को एक साथ जब अगर दोनों नल को खोलते हैं ना, तो वह 9 होल 3/8 घंटा में उस हौज को पूरा भर देता है। फिर कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर दो नल है और इसका जो है कि व्यास जो है, और एक ठो और नल है जिसका मतलब कि जो व्यास है, तो इसके कंपेयरिंग ना यह 10 घंटा कम समय लेता है। इसका मतलब कि इसका व्यास जो होगा वह बड़ा होगा। जब व्यास बड़ा होगा तभी ना यह इससे 10 घंटा कम लेगा। तो मान लेते हैं कि जो छोटा व्यास वाला नल है वो t घंटा लगाता है, तो बड़ा वाला कितना समय लगाएगा, t-10। जैसे इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, दो तरह के नल हैं, एक छोटा व्यास वाला और एक बड़ा व्यास वाला है। जो छोटा व्यास वाला है वह इसके कंपेयरिंग तो ज़्यादा समय लेगा और यह 10 घंटा कम समय लेता है। लिखते हैं इसको कि माना छोटे नल द्वारा लगा समय मान लेते हैं हम t आवर। छोटा नल जो है कि वह t आवर समय लेता है, तो जो बड़ा नल होगा, जो बड़ा नल वाला होगा, बड़े यहां पर व्यास लिख दीजिए, छोटे व्यास वाले नल द्वारा और बड़े व्यास वाले नल द्वारा लगा समय, जो बड़ा व्यास वाला होगा उसके द्वारा t 10 घंटा कम समय लग रहा है, तो उसके लिए लिख रहे हैं t-10 आवर। चाहे घंटा हिंदी में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब जो है कि छोटा जो नल है वह अगर उसको t घंटा तक हम चलाएं ना, तब इस पूरा हौज को वो भर दे रहा है, और बड़ा व्यास को t-10 आवर तक चलाएं तो वह इस पूरे हौज को भर देता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर दोनों को एक साथ 9 होल 3/2 आवर तक चलाते हैं तो तब वो पूरा दोनों मिलके हौज को भर देता है। इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर कि लिख देते हैं कि चूंकि t आवर में, t घंटे में छोटा नल पूरे हौज को भर देता है, t घंटा में ना छोटा जो नल है वो पूरे हौज को, मतलब कि जो एक हौज है उसको भर देता है। तो एक घंटा में कितना भरेगा, एक घंटा में हौज का भरा भाग, अगर t घंटा में पूरा हौज भर जाता है तो एक घंटा में कितना भरेगा, 1/t, इतना भाग भरेगा सिर्फ। फिर वैसे ही जब इस छोटा वाला नल को हम चलाए हैं 9 होल 3/8 यानी कि 9 8 72 3 75/8 घंटा तक चलाएं, अगर 75/8 घंटा में हौज का भरा भाग एक घंटा में इतना है, तो 75/8 घंटा में 75/8 से गुना कर देंगे उसमें 1/t में। ये सिर्फ कंडीशन था किसके लिए, छोटे नल के लिए। वैसे ही हम कंडीशन निकालते हैं अब बड़े नल के लिए। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू जो है कि आप इसको याद रखे रहिएगा, जो आया है 75/8 t यहाँ आया है। अब इसका जरूरत पड़ेगा, इसको इरेज करते हैं और हम दूसरे जो है कि बड़ा वाला जो नल है उसके लिए निकालते हैं। फिर एक बार जरूर इसको समझ लीजिए आप कि दो तरह के नल हैं, जिसमें एक छोटा व्यास वाला है और एक बड़ा व्यास वाला है।
दोनों नल मिलके 9.3/8 घंटा में इस हौज को भर देता है। तो कह रहा है कि और छोटा वाला नल जितना समय लेता है उससे 10 घंटा कम बड़ा वाला समय लेता है, जो व्यास वाला है, बड़ा व्यास वाला है। तो छोटा नल अगर टी घंटा में, अगर मान ली है टी घंटा, तो टी घंटा में अगर छोटा वाला नल पूरा हौज को भर देता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/t भाग, और 75/8 घंटा में कितना भरेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही अब बड़ा वाला नल के लिए हम निकालते हैं। अब लिख देंगे कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा, इसका जो समय माने थे हम t-10, t-10 घंटा में, बड़े व्यास वाले नल द्वारा t-10 घंटा में भरा हौज का भाग एक भाग जो है ना कि वो पूरा भर गया है। जो टोटल पूरा हौज है ना वह t-10 घंटा में भर दे रहा है। तो फिर वैसे ही अगर हम 1 घंटा के लिए निकालें इसका, 1 घंटा में हौज द्वारा हौज का कितना भाग भरेगा, जो बड़ा वाला व्यास वाला नल है वह 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/t-10 भाग। फिर जो यहाँ पर 9 8 72 3 75/8 घंटा में कितना भरेगा ये 75/8 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना भाग जो है ये कि भरेगा। छोटा वाला के लिए हम अभी निकाले थे तो उसके लिए आया 75/8 मल्टीप्लाई 1/t, और जो बड़ा वाला भाग है ये इतना भाग भर दे रहा है। तो अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब यही दोनों मिलके एक पूरे हौज को भर देता है सर। यहां पर ये t-10 में पूरा भाग को भरता था, लेकिन हमको निकालना है कि 75/8 भाग में बड़ा वाला नल और जो 75/8 घंटा में छोटा वाला नल दोनों मिल के एक हौज को भर रहा है। कंफ्यूजन मत होइएगा। अब इसी दोनों को जब हम ऐड करते हैं, इसलिए जो शुरू में आया था भाग 75/8 मल्टीप्लाई 1/t प्लस जो दूसरा वाला भाग आया, यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75/8 मल्टीप्लाई 1/t-10 इक्वल टू 1 कर देंगे। अब इसको जो है कि 1/t प्लस 1/t-10 और 75/8 को कॉमन निकाल दिए यहाँ पर, बराबर 1 कर दे रहे हैं। अब यही 75/8 को जब हम ऊपर भेजेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1/t प्लस 1/t-10, और ये जब 75/8 को जब 1 के पास भेजेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा और 75 जो है कि वह नीचे आ जाएगा। इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं, तो t-10 और यहाँ हो जाएगा t-10 प्लस t इक्वल टू 8/75। t और t हो जाएगा 2t-10 और ये 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये सब इम्प्लाइज दैट नहीं छूटना चाहिए, और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा t-10 में। जितना टर्म आएगा उसको हम यहाँ लिख के सॉल्व कर देते हैं। फैक्टर इसका निकालना है हमको। अब ये 75 गुना 150 t और फिर 75 में 10 से गुना करेंगे तो -750 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8t² और फिर ये 8 दाम में 80 -80t। अब यही जो टर्म आया इसको हम सॉल्व करेंगे, 8t² माइनस 80t और फिर ये माइनस में 150t और ये जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 750। 8t²
और इसको जब हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0 और 15 8 23 प्लस 750 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा कि अब इसका फैक्टर हम फिर सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे इसको। तो 750 में जब हम 8 से गुना करेंगे तो 8 0 0 8 45 के 0 6000 आ जाएगा। और 6000 का अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ बड़ा टर्म रहता है तो उसको तो डायरेक्ट निकालने में परेशानी होता है, तो क्या करते हैं कि 6000 का फैक्टर हम तोड़ देते हैं। 2 से जाएगा तो 2 3 6 0 0 और फिर 2 से जितना छोटा से लेके जाए वही सही रहता है। 2 3 6 2 3 6 1 2 7 14। तो अब ये जो टर्म आया हमको, अब इसी में से ना दो ऐसा भाग बांटना है कि 230 उसको जोड़ने या घटाने पर आ जाए। जैसे अगर हम लेते हैं 5 3 15 दूना 30, 30 को अलग कर दें, ये 30 को अलग कर दें और बाकी जो 50 25 दूना 50 दूना 150 दूना 3 150 दूना 50 25 25 दूना 50 50 दूना 100 और 100 दूना 200। हाँ 200 और 30 जो है कि वह हो सकता है -200t और -30t प्लस 750 बराबर 0। अब इसी से कॉमन निकालते हैं तो 8 कॉमन निकल जाएगा, t भी निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे t माइनस, और फिर यहाँ से 30 कॉमन निकालते हैं तो t माइनस 25। तो ये है t माइनस 25 हो जाएगा और ये जो है कि 8t माइनस 30। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको हम t का वैल्यू निकाल लें तो t का वैल्यू आएगा 25 और यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा वह होगा 30/8। माइनस में जो 30 था तो वो प्लस में हो गया और मल्टीप्लाई में 8 था तो वो डिवाइड में चला गया। ये जो है कि इसको जब हम होल में चेंज करेंगे तो 8 इसको कटा दे रहे हैं पहले, 4 दूना 2 चौके 8 और ये कट गया 15 बार में। तो ये 15/4 को जब हम होल में चेंज करेंगे तो 4 3 12 13 14 3/4 इतना घंटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये छोटा वाला t का मान निकला है 3 होल 3/4। बड़ा वाला नल का अगर समय निकालेंगे तब तो 10 घंटा और कम न जाएगा। जब 10 घंटा इसको हम कम करेंगे तब तो बड़ा वाला नल का समय माइनस में चला जाएगा। इसलिए हम इसको कर देते हैं अमान्य, क्योंकि कह रहा है कि बड़ा वाला जो नल का समय है ना वह छोटे वाले नल के लगे समय से 10 घंटा कम है। और यह जो है छोटा वाला नल इतना समय लेता है, इसमें से 10 हम घटा ही नहीं पाएंगे, माइनस में आ जाएगा वैल्यू। इसलिए बड़ा वाला जो छोटा वाला नल है उसको हम समय मान लेंगे 25 घंटा लिख देंगे। इसलिए छोटे नल द्वारा लगा समय बराबर 25 घंटा। और फिर नीचे लिख देंगे कि बड़े नल द्वारा लगा समय बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटा। यही जो है कि हमारे दोनों रिक्वायर्ड आंसर हुए। ये रफ किए थे, इसको आप वहां पे मत करिएगा। तो आई होप आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। यानी कि जो दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक सवारी रेलगाड़ी है, दोनों के समय का जो अंतर है वह कितना है? 1 घंटा है। और फिर कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, अगर सवारी रेलगाड़ी की चाल, तो जो एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो होगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है, यानी कि x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो गया इसका चाल। अब ध्यान दीजिएगा कि
दोनों के समय को कंपेयरिंग करते हैं ना तो 1 घंटा कम समय लगता है जी। जो ये एक्सप्रेस गाड़ी था वह 1 घंटा कम समय लेता है सवारी गाड़ी से। चूँकि समय जो होता है कि वो होता है फार्मूला, ये होता है ना जी मेन फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर समय निकालना होगा तो हम क्या हो जाएगा, समय जो होगा वह हो जाएगा दूरी बटा चाल। समय जो होगा कि वो हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी जाना दोनों को है 132 किलोमीटर। जो 132 किलोमीटर हो गया वह दूरी हो गया बटा चाल। पहले लिखते हैं यहाँ पर, पहले x लिखे कि x प्लस 11 लिखे कि वह जो होगा कि बड़ा होगा। जो बड़ा कभी भी तो x वाला ही बड़ा होता है ना। जब यहाँ पर x लिखते हैं नीचे जितना ही छोटा रहेगा वही टर्म क्या होता है कि वो बड़ा होता है। अब माइनस 132 बटा x प्लस 11 और कितना समय लगता है जी, अंतर आ रहा है 1 का अंतर आ रहा है। इसको हम हटा देते हैं। जो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और सवारी रेलगाड़ी है, दोनों के समय का अंतर है 1 घंटा। जो बड़ा होगा उस वैल्यू को हम आगे लिखेंगे, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और इसका अंतर 1। अब इसी को एलसीएम निकाल के हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 11 और ये 132 को क्या करते हैं कि सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं तो सही रहता है। यहाँ पे 132 अगर हम कॉमन निकाल लिए तो 1/x और यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 11 बराबर 1। तो अब इसका एलसीएम निकाल लिए, x प्लस 11 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 11 माइनस x बराबर 1। अब ये माइनस x से तो प्लस x कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ बचेगा 11 और 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे 132 का। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 132 मल्टीप्लाई 11, ये 132 और मल्टीप्लाई करना है 11 का, और नीचे जो टर्म है x में x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और 11x लिख दे रहे हैं यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू सिर्फ 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 दूना 22, 11 3 33 34 35 का 5 हाथ में 3, 11 का 11 12 13 14 और ये जो है कि इधर चला जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x लिख दे के। तो x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस में हो जाएगा 1452 इक्वल टू 0। अब इसका जो है कि वो हमको फैक्टर तोड़ना है। तो इसका फैक्टर तोड़ने के लिए अगर ये जब इसका हम फैक्टर तोड़ दें 1452 का ना तो 33 और 44 आएगा प्लस 44x और 44 में से 33 घट गया तो 11 आ जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आ भी जाएगा। कॉमन निकालते हैं, माइनस 33 कॉमन निकाल लिए तो x प्लस हो जाएगा यहाँ पर 44 बराबर 0। अब इस दोनों को हम एक जगह लिख दे रहे हैं x प्लस 44 और x माइनस 33। अब ये जो दो हमको टर्म मिला इस दोनों से हम x का वैल्यू निकालते हैं और जो x का वैल्यू निकलेगा वह हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। लिख देंगे कि इसलिए x बराबर, ये प्लस में 44 है तो माइनस में 44 होगा, जो कि चाल तो कभी भी माइनस में हो नहीं सकता है। इसको हम अमान्य लिख देंगे यहाँ पर। एक x का जो वैल्यू आ रहा है माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 33। तो इसलिए सवारी रेलगाड़ी की चाल 33 किलोमीटर पर आवर और जो एक्सप्रेस है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा 33 प्लस 11 ज़्यादा था तो 44 किलोमीटर पर आवर। यही जो है कि वो हमारा दोनों रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आपको ये जरूर क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दे दिया है 468 और उनके परिमाप का अंतर दिया है 24। कह रहा है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है।
लिख देते हैं कि माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। किसी किसी कंडीशन में x और y जो होता है कि वह दोनों मानना पड़ता है, फिर बाद में हम y को सब्स्टिट्यूट करके x की जगह पर रख देंगे। और मान लेते हैं कि फिर दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर मान लिए, और कह रहे हैं कि दोनों के क्षेत्रफल का योग, जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर अब प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 468। दोनों के क्षेत्रफल का योग यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। x स्क्वायर क्यों लिख दिए? क्योंकि भुजा का स्क्वायर करते हैं तब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है। और फिर करें ना कि उनके परिमाप का अंतर 24 से है। परिमाप जो होता है कि 4 गुने भुजा होता है, बराबर हम लिख सकते हैं कितना 24। अब 4 कॉमन निकाल ले यहाँ से, तो x माइनस वाई बराबर 24, और फिर 4 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 छके 24। और यहाँ से हम y का वैल्यू जो होता है कि वो निकाल लेते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू वाई, ये मान लेते हैं 2। अब इसी y के वैल्यू को ना हम यहाँ पुट करके और x का जो है वैल्यू निकालते हैं। अब तो लिखते हैं इसको कि समीकरण 1 से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पर हम लिख रहे हैं x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 468। लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से जो है कि y के जगह पे हम x माइनस 6 रख दिए। अब इसका स्क्वायर तोड़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये 468 जो है ना कि इसको हम लेते आते हैं माइनस 468 कर दे रहे हैं बराबर 0। ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना कर दे रहे हैं तो ये 6 दूना 12x, ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस 468 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम पहले इसको लिख देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा, 8 में से 6 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, और ये हो जाएगा 432 बराबर 0। अब इसके 2 को कॉमन हम निकाल सकते हैं। 2 कॉमन इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि जो फैक्टराइजेशन करना हो हमको वह और आसान हो जाए। ये 2 कॉमन कब निकालते हैं? जब तीनों में से कॉमन निकल जाए तभी। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल दिए, तो ये एक्स स्क्वायर और ये 6x, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर 0। यानी कि सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब इस टर्म का हम फैक्टर तोड़ के x के मान को निकाल देते हैं। तो आज आप लोग का ये जो है कि एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम 4.4 देखेंगे। एक्स स्क्वायर में जब 216 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, और 216 को 2 टर्म में बांटना है कि वह 6 जोड़ने या घटाने पर आ जाए। और फिर से समझा देते हैं एक बार। 216 को अगर हम यहाँ फैक्टर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 108। देखिए क्या करते हैं ना, कहाँ कहाँ गलती होता है। कितना लड़का सबको देखे हैं कि 2 से ये 2 एकम 2 और 2 आठे 16 लिख देगा। गलत प्रोसेस है ना। यहाँ पर जब 2 अंक को ले रहे हैं तो 0 देना जरूरी है। फिर 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से जाएगा 9 बार में, और फिर 3 से जाएगा 3 बार में। अब इस 1 2 3 4 5 6 टर्म को ना ऐसा बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए। जैसे देखते हैं, 3 3 का 9 और 9 दूना 18, 3 दूना 6 दूना 12, 12 और 18। तो यहाँ लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 12x और माइनस 216। चूंकि हमको लाना है माइनस में 6, तो माइनस 6 लाएंगे तभी जब माइनस वाला सिंबल बड़ा रहे तब। 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। x कॉमन निकाल दिए तो x माइनस 18, और 12 कॉमन निकाल दिए तो x माइनस 18 बराबर 0, और ये x माइनस 18 और ये x प्लस 12। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 18 और 1 हो जाएगा x बराबर माइनस में
12 और -12 में तो कभी भी जो होता है कि वह भुजा का तो वैल्यू हो नहीं सकता है, इसको लिख देंगे हम अमान्य। जो लेंथ होगा वह माइनस में थोड़े होगा, इसलिए पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर और जो दूसरा वर्ग हम माने थे दूसरे वर्ग की जो भुजा, जो कि हम y के जगह पर हम x - 6 रखे थे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख देंगे x यानी कि 18 - 6 यानी कि हो जाएगा 12 मीटर। तो ये जो है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 18 और एक हो गया 12। तो आई होप आपने ये जो टोटल 4.3 एक्सरसाइज है उस टोटल को समझे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4.4 के क्वेश्चंस को देखेंगे।